स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। सतीश अपनी फैमिली के साथ कोलकाता में रहते हैं। उनकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों को आमतौर पर वो गर्मियों की छुट्टियों में कभी हिल स्टेशन, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे लेकर जाते हैं। मतलब कि हर जो छुट्टी होती है बच्चों की, वो एक किसी हिल स्टेशन या किसी बाहर कोई अच्छी सी जगह पे बीतती है। बीचीज हो गए। लेकिन इस बार जब सतीश को उसके बच्चों ने कुछ ऐसी डिमांड की, एक ऐसी जगह पर जाने की, जिसको सुनने के बाद सतीश जो है वो एकदम से झल्ला गए और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। अब ऐसा भी क्या, ऐसा भी कौन सी जगह के बारे में बात कर दी उनके बच्चों ने कि जिसको सुनकर सतीश एकदम से झल्ला गए। दरअसल सतीश, जैसा कि मैंने कहा कि वो रह तो कलकत्ता में रहे हैं, लेकिन बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड है एक गांव से, बंगाल का ही एक गांव है, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते थे। और काफ़ी छोटी उम्र में, अमूमन 10 साल के आसपास की उम्र में उन्होंने गांव को छोड़ दिया था। उसके बाद ये कभी गांव गए नहीं। हालांकि उनके 1-2 रिश्तेदार तो गांव रहते हैं और शायद उनसे मिलने के लिए ही उनके बच्चों ने जिद की होगी, क्योंकि उनके रिश्तेदारों को काफ़ी आना जाना है और काफ़ी प्रेम सलूक है। लेकिन अब उनके रिश्तेदार यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी क्या कि जो इनके बच्चे हैं, जिनमें से जो इनका बेटा है उसकी उम्र 12 साल है और उनकी बेटी है 8 साल उम्र है, कि जब से उन्होंने होश संभाला है वो बाकी तो सारी जगहों पर उन्होंने घूम लिया, लेकिन उस गांव में अभी तक नहीं गए जहां पर उनके पिता का जन्म हुआ। और वो 10 साल तक वहां पे रहे। और यूँ भी कहा जाए कि उनकी जो वंशावली है, जो उनके बाप दादा, जो भी उनके पूर्वज है, वो उसी गांव में रहते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ होगा, इसलिए तो सतीश जैसे ही नाम सुनते हैं उस गांव का, तो वैसे ही वो झल्ला जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हैं। कुछ ऐसा ही डर उनकी पत्नी के चेहरे पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। अब ये सारा जो रहस्य है, ये पति पत्नी तो जानते थे इसके बारे में, लेकिन बच्चे नहीं जानते थे। तो शायद इसलिए उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की कि वो गांव जाएंगे। अब सतीश जी मना कर चुके हैं, यानी कि अब जाने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि नहीं जाते ठीक है, लेकिन कारण तो कोई होगा ना। अब जब उनके बच्चे, सतीश जी के बच्चे, वो कारण पूछने की कोशिश करते हैं या पूछना शुरू करते हैं, तो सतीश जी उनको इग्नोर करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि बस मैंने कह दिया ना, कोई कारण है। फिर मतलब नॉर्मल होता है क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। और एक ऐसा भयावह खौफनाक कारण था जिसकी वजह से वो वहां पे जाना नहीं चाहते थे। अब बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं वो ऐसे, हमारे ज़माने में तो भाई सवाल 2-3 ज़्यादा पूछे तो हमें एक बड़ी सी चप्पल दिखाकर या फिर लगाकर चुप करा दिया जाता था। बाय द वे, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा बचपन में होता रहा, मैं बात कर रहा हूँ 90s के ज़्यादातर किड्स की, कि हमारे सवाल का जवाब होता था छित्तर, मतलब कि चप्पल या थप्पड़। अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ भी हमारे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जो आजकल के बच्चे हैं वो कहाँ मानते हैं। उनके जो सवाल हैं उनका जवाब अगर नहीं दे सकते तो ऐसा नहीं कि हाथ उठाया और वो शांत हो जाएंगे। आज नहीं तो कल सतीश को इसके बारे में बताना तो पड़ना ही था। अब क्या होता है कि जब एक रात इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रही होती है तो फिर सतीश कहते हैं कि मैं तुम्हें सही मायने में वो बताना तो चाहता नहीं हूँ, लेकिन अब तुम इतना पूछ रहे हो तो ठीक है, मैं बताऊंगा। लेकिन उसके बाद तुम वादा करो कि गलती से भी तुम वहां पर जाने की बात नहीं करोगे। अब जब ये बात बच्चे सुनते हैं तो क्यूरियोसिटी तो होती है बात को पता करने की। अब जाने से भी ज़्यादा इस चीज़ की क्यूरियोसिटी थी उनको कि भाई हुआ क्या, ऐसा भी क्या हुआ वहां पे कि जिसका नाम सुनते ही गांव का, अब उनके पिताजी बिल्कुल कह रहे हैं कि जाना नहीं। तो खैर उन्होंने आनन फानन में उन्होंने वादा कर दिया कि ठीक है जी, जैसा आप कहें वैसा ही हम करेंगे। सतीश जी फिर सुनाते हैं किस्सा जो हुआ उनके साथ। अक्सर जब इंसान बहुत ज़्यादा डरा होता है तो वो कानों सुनी पर नहीं, आंखों देखी पर विश्वास करने के बाद ही कहता है। तो ऐसा ही कुछ सतीश जी के साथ भी हुआ था। बात तब की है जब ये 9-10 साल के थे, यानी कि उस समय की कि उसके बाद इन्होंने गांव छोड़ ही दिया। मैंने जैसे कहा कि 10 साल की उम्र में इन्होंने गांव छोड़ दिया था। तो ये उस समय का वाक़या है कि जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि इनको बहुत जल्दी जो है वो मकान को छोड़ना पड़ा। अब इनकी जो
मित्र मंडली है बच्चों की। और इनके गांव में जो मशहूर था कि काला जादू काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और काला जादू का जो एक लैंड थी वो स्पेसिफिक थी कि इनके गांव के साथ ही एक जंगल पड़ता था, बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। और उस जंगल की बाउंड्रीज पर कुछ ऐसी खाली ज़मीन थी और साथ में कुछ झाड़ियाँ थी जहाँ पर आमतौर पर कटे हुए जानवर मिलने, कुछ खून से जो होते हैं कपड़े, सने हुए कपड़े होना, खून से सने हुए कागज़ वगैरह जिस पर अजीब से तरीके की कुछ भाषा होनी। तो ये सब कुछ आम था। और वो जो जगह थी वो बिल्कुल फ्लैट जगह थी, फ्लैट ग्राउंड था। लेकिन वहाँ पर कोई बच्चा, खास तौर पे तो कोई बच्चा जाता ही नहीं था। बेसिकली कह सकते हैं कि वो एक प्लेग्राउंड जैसी चीज़ थी। आम तौर पे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को इस चीज़ का डर दिया हुआ था कि बिल्कुल पास ही में जंगल है और उसकी वजह से कोई जंगली जानवर आके तुम्हें खा जाएगा। लेकिन इसका कारण जो था वो ये था कि वहाँ पर काले जादू की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कोई जाता नहीं। अब यही बात जो है सतीश के माता पिता ने उनको ये बात उन्होंने उनके पल्ले बांध कर रखी हुई थी कि जो मर्जी हो जाए कि तुम और तुम्हारे दोस्त किसी भी हालत में उस जगह पे नहीं जाएंगे। ऐसा ही कुछ जो सतीश के दोस्त थे, मित्र मंडली थे, उनके साथ भी उनके माँ बाप ने कही थी। लेकिन अब जो ये एज होती है यहाँ पर किसी का कोई भरोसा होता नहीं कि कोई बच्चा क्या खुराफात करते। पहले तो ये इनके बांध बिल्कुल मन में बंधी हुई थी कि जो मर्जी हो वहाँ पे जाना नहीं। अब गर्मी की छुट्टियाँ आती हैं, गर्मी की छुट्टियों में ये एज यूजुअल जो एक इनकी प्ले ग्राउंड थी वहाँ पर ये खेलते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है कि एक दिन कुछ बड़े बच्चे जो हैं वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। अब जब उनको एक दो बार कहते हैं तो वो थोड़ी सी हेकड़ी दिखाते हैं। अब ये थे छोटे बच्चे, वो उम्र थे 18 से 20 साल के उम्र के। इनमें से कोई 10 साल से बड़ा तो था नहीं। अब लड़ते भी तो किससे लड़ते, इसलिए फिर इन्होंने ये सही समझा कि जो ये आज का दिन है इसी को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए और हम कल आ जाएंगे खेलने, आज इनको खेलने दो। लेकिन अगले दिन फिर वही लड़के खेल रहे थे, उसके अगले दिन फिर उसके अगले दिन फिर उसके अगले दिन। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वो ग्राउंड था उस पर कब्जा हो चुका था, उन लड़कों का कब्जा हो चुका था। अब ये चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जो नहीं करना चाहिए था ये वो करने चल दिए। इनमें से एक बच्चा जो है, जो सतीश का फ्रेंड था, वो कहता है कि भाई यार वो ग्राउंड भी तो है, वहाँ पे चलते हैं। सतीश कहते हैं कि कौन सी ग्राउंड की बात कर रहा है। तो सतीश कहते हैं उसका फ्रेंड कहता है कि यार वही जो जंगल के किनारे की बात है। अब ये सुनने की देर थी तो सतीश समेत उसके जो दोस्त थे वो सारे उसको गाली बकना शुरू हो गए, अरे पागल हो चुका है, तुझे पता नहीं वहां पर क्या है। तो वो बच्चा पूछता है कि क्या है। अब सारे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि इसको पता नहीं है या फिर ये ना पता करने की, इसको नहीं पता, ये इस चीज़ की एक्टिंग कर रहा है। पता तो उसको भी था लेकिन शायद वो इस चीज़ को फर्मली मानता नहीं था। इसलिए वो चाहता था कि जो ये सतीश हैं, जो ये उसके बाकी दोस्त हैं, वो भी इनको ना माने। और ये कितनी देर तक ऐसे चलेगा, क्योंकि अब ग्राउंड तो उनके सामने जो है वो ऑक्युपाइड हो चुका था और इस चीज़ की कोई उम्मीद भी नहीं थी कि वो जल्दी उसको छोड़ा जाएगा। अब वो सिर्फ बड़े बच्चों के रहमो करम पर ही सिर्फ थे कि जब वो नहीं खेलेंगे तो तब हम खेल सकेंगे, और अगर ऐसे करते करते सारी गर्मी की छुट्टियां बीत गई तो हमारा तो जो काम है वो तो ऐसे रह जाएगा, हम खेलेंगे कैसे। अब जब ये बातों की एक्सप्लेनेशन होने लग पड़ी तो धीरे धीरे सतीश के जो दोस्त थे वो भी धीरे धीरे जो हैं वो इस चीज़ में एग्री करने लग पड़ते हैं कि यार हमने तो खेलना ही है और ये दिन का टाइम है, अगर जानवर जूनवर का कोई दिक्कत होती है तो रात के समय में होती होगी, है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं खेलने। कहीं ना कहीं सतीश भी इस चीज़ को मान रहा था, और जैसा कि मैंने कहा कि ये बात सतीश खुद बता रहे हैं और आज उनके बच्चे भी हैं, तो ये जो बात है वो उस समय की है जहाँ पर मोबाइल्स वगैरह का चलन नहीं था और कुछ ऐसा भी कम्युनिकेशन नहीं था कि झट से जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को फ़ोन करके पूछ लेंगे कि कहाँ पे हो भाई। और माँ बाप को भी ये चीज़ का पता होता था कि बच्चे अब सुबह से खेलने के लिए गए हैं और शाम को ही वापस आएंगे। अब सतीश, उसके सारे मित्र और उसका एक और दोस्त था अभिजीत, वो भी साथ में खेलने के लिए चल देते हैं। एक दो दिन तो वहाँ पर खेलते हैं और बिल्कुल समय सिर जो है वो वापस आ जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। अपने दोस्तों के अलावा ये बात इन्होंने बिल्कुल गोपनीय रखी थी कि किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। और जब कुछ दिन इनका खेल वैसे ही चलता रहता है, ये खेलते हैं और किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये और आश्वस्त हो जाते हैं कि इस तरीके की कोई भी चीज़ है नहीं।
जो हमें बताई जा रही है, जिसके बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है। तो ये डर जो है वो ख़त्म हो चुका था बिल्कुल भी अब। लेकिन एक शाम को कुछ और ही मंजूर था। आज वो होने जा रहा था कि जिसके बाद ये जो ग्रुप था फिर कभी खेल नहीं पाया, ना ही उस जगह पे और ना ही उन लड़कों वाली जगह पे जो पहले इनकी प्ले ग्राउंड होती थी और बाद में ऑक्युपाइड हो चुकी थी। चाहे अब वो वहां पर खेलते भी नहीं होंगे। ऐसा भी क्या हो गया था, एक दिन ये खेल रहे हैं और खेलते खेलते इन्हें पता ही नहीं लगा कि कब शाम होगी। शाम भी ऐसी कि बस रात ही हो चुकी थी। अब जैसे ही दिन ढलता है, बिल्कुल सूरज जो है बिल्कुल अपनी छाँव में होता है और बिल्कुल ढलने वाला होता है, और कुछ बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि भाई जल्दी से अपनी पारी ख़त्म कर। किसी दोस्त को कहते हैं हमने जल्दी घर भी जाना, देख रात होने को है। तो वो पारी ख़त्म करने के चक्कर में एक तेज़ सी शॉट लगाता है और वो जो बॉल है वो झाड़ियों में जाके गिर जाती है। अब उस जगह पर सतीश फील्डिंग कर रहे थे। सतीश जब फील्डिंग कर रहे थे तो अब इनकी जिम्मेवारी थी कि उस जगह पे बॉल को जाना लेने। जैसा कि मैंने कहा कि जो वो डर है वो तो अब ख़त्म हो चुका था। ऐसा कुछ था नहीं कि जानवर आ जाएगा या फिर जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। अब सतीश उस झाड़ियों की तरफ जाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो झाड़ियों की तरफ जाना शुरू करते हैं वो कुछ अजीब सा देखते हैं। अरे ये क्या है, किसी बकरे का सर पड़ा हुआ है। लेकिन वो इतना डरते नहीं है क्योंकि आमतौर पर जो नॉन वेज वगैरह को कोई वहाँ पर चलन था, इतना कोई होता नहीं है, भी खाते हैं कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे फिर किसी को देख के इतना होता नहीं है। और उन्होंने सोचा होगा कि कोई जानवर वगैरह ने ये कांड किया होगा। लेकिन अब वो धीरे धीरे उस झाड़ियों की तरफ बढ़ते जा रहे थे और जो झाड़ियां हैं वो अब घनी होती जा रही थी और ऊंची होती जा रही थी। अब एक पॉइंट पे आके इनको जो बॉल है वो हल्की हल्की नजर आ रही होती है। ऑल दो अंधेरा हो चुका था, लेकिन जैसी वो बॉल रबड़ की बॉल होती है ना, जो अंधेरे में हल्की हल्की ग्लो करती है, तो उसकी वजह से जो बॉल थी वो इनको बिल्कुल हल्की हल्की नजर आ रही थी। अब वो बॉल की तरफ हाथ डाल ही रहे थे कि अचानक से एक हाथ उनको पकड़ता है। और वो हाथ अगर आम हाथ होता तो ये कम डरते, लेकिन जब वो हाथ को महसूस करते हैं पहले, वो हाथ कुछ ऐसा था कि जैसे बड़ा खुदरा सा कोई चीज होती है। और जब वो उसको देखते हैं तो एक जला सा हुआ हाथ और बड़े बड़े नाखून जो उसको अंदर की तरफ खींच रहे थे। अब बस ये देखने की देर थी कि सतीश ने ऊंची ऊंची चीखें लगानी शुरू कर दी। उनकी चीखों की आवाज सुनकर जल्दी से उनका दोस्त भाग आया। उनका दोस्त था अभिजीत। जैसे ही उसने पीछे से पकड़ा और उनको जो हाथ का वो स्पर्श था वो खत्म हो गया। अब इनका दोस्त पूछ रहा है कि क्या हुआ सतीश। तो सतीश उनको बताता है कि मुझे किसी ने पकड़ा। तो वो कहते हैं भाई जानवर का हाथ होगा। कहता है यार जानवर का नहीं था, इंसानी हाथ था, जला हुआ हाथ था, बड़े बड़े नाखून थे जैसे कुछ चुड़ैल हो। अब अभिजीत ये सुनता है तो सुन के ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है। हंसने का कारण कि शायद वो भूतों प्रेतों पर विश्वास नहीं करता होगा, करता था नहीं करता था ये नहीं पता था, लेकिन वो हंस रहा था ऊंची ऊंची। तो सतीश डरते डरते कहता है भाई क्या हुआ। अब वो कहता है कि भाई तू भी क्या बातें कर रहा है, तुझे क्या लगता कि वो चुड़ैल थी। अरे यहाँ पर क्या कोई होगा, कुछ नहीं होता यार भूत वगैरह, ला मैं बॉल पकड़ता हूँ। वो सतीश को साइड पे करते हैं, बॉल पकड़ते हैं और सतीश की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखा क्या हुआ, मैंने पकड़ा, किसी ने पकड़ा मेरा हाथ। अरे तेरा डर वहम हो गया यार, रात का समय हो गया, तू भी फट्टू है बिल्कुल। लेकिन सतीश की आंखों में खौफ जो है वो बढ़ता जा रहा था। उसका जो मुंह था वो डर के साथ खुला का खुला रह गया। अब ऐसा भी क्या हुआ उसके साथ, तो ये सारी चीज़ के बाद जब अभिजीत जो है वो उसका बॉल उसको पकड़ के उसको दिलासा देता है और कहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, उसका डर तो ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन डर उसका बढ़ा क्यों? क्योंकि अभिजीत जो बात कर रहा था उसके पीछे एक परछाई थी जो बढ़ती जा रही थी और उसकी आंखों के बदले वहां पर दो चमकती हुई चीजें थी। अब सतीश का जो ध्यान था वो बस खुली आंखों से इस तरीके से देखता जा रहा था उस बढ़ती हुई परछाई की ओर। अभी अभिजीत जो है वो जानने की कोशिश कर ही रहा था और अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता कि भाई तू क्या देख रहा है। और जैसे ही वो देखता है कि एक परछाई है जो बड़ी सी है, बिल्कुल उसके पीछे थी, वो भी ऊपर देखता है और अचानक से उसको जोर से चमाटा पड़ता है। उस जैसे कि उस परछाई में से कोई हाथ निकला और चमाटा पड़ता है और वो साइड पे गिर जाता है।
ये देखने की देर थी कि सतीश बिना अभिजीत को लिए भागता है बाहर, और बाहर भाग के झाड़ियों से बाहर भाग के अपने दोस्तों को कहता है, और सारे के सारे जो दोस्त हैं वो वहां पे उस झाड़ियों के अंदर आते हैं और अभिजीत को बाहर लेकर आते हैं। अब हो चुका था कांड, क्योंकि जिस चीज का कई दोस्तों को समेत सतीश डर था वही हो चुका था। कुछ ऐसा हो चुका था कि अगर ये बात घर वालों को पता लग जाए तो सबकी शामत आ जाएगी। अब कोई भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन कैसे? क्योंकि जो वो निशान थे अभिजीत की गाल पर वो साफ दिखाई दे रहे थे। इस चीज की जस्टिफिकेशन थी क्या? कैसे बताते कि ये जो कांड हुआ है ये किसने किया है? और उसके साथ ही साथ एक और अजीब चीज जो अभिजीत के दोस्त देखते हैं, जो शुरू में तो उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उसी चीज में छिपा हुआ था। और वो क्या था कि अभिजीत के बिल्कुल यहाँ पर एक जैसे नाखून का निशान लगा हुआ था, बड़ा सा, जैसे किसी जानवर या फिर किसी प्रेत ने उसको एक निशानी दी है। अभी वो काफी ताजा घाव था, इसलिए सब उसको नोटिस कर पा रहे थे, और उसकी शर्ट भी फटी हुई थी। नेचुरली बात है, वो तो फटनी थी शर्ट। अब आनन फानन में बच्चे एक दो जाते हैं, अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, और देखते ही देखते उसी जगह पर पेरेंट्स का हजूम भी हो जाता है, और कुछ जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों की सर्विस करनी शुरू कर देते हैं। सतीश और जो अभिजीत थे वो तो काफ़ी ज़्यादा, अभिजीत का तो हाल ही बुरा था ना, वो तो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हुआ था, लेकिन सतीश जो काफ़ी डरा हुआ था, उसके पेरेंट्स समझा रहे थे। फिर जो गांव के कुछ सियाने समझदार बुजुर्ग लोग थे वो फिर उन पेरेंट्स को समझाना शुरू कर देगा भी जो चल रहा है उसको देखा जाए, उस चीज़ को देखा जाए, ये बाद में करते रहना। आनन फानन में अभिजीत को हॉस्पिटल में लेके जाया गया। कुछ समय बाद उसको होश आया, और निशान जो था वो अभी बिल्कुल वैसे का वैसे ही था। दो निशान, एक तो जो गालों पर पड़ा था थप्पड़ का, और एक जो यहाँ पर मैंने कहा था वो निशान। अब कुछ समय बीतता गया, कुछ दिन बीतते गए। कुछ दिनों में जो वो निशान था गालों का वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जो यहाँ पर निशान पड़ा हुआ था वो हल्का 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 धीरे धीरे भर रहा था। अब क्या होता था कि जैसे जैसे वो निशान भरता वैसे वैसे अभिजीत की जो सेहत है वो ठीक होती जाती। एक दिन उसका निशान बिल्कुल भर गया। ऑलमोस्ट 15-20 दिन गुजर चुके थे इस बात को। अब अभिजीत और उसकी फैमिली काफ़ी खुश थी कि ये निशान जो भरा है, क्योंकि इसकी वजह से वो समझते थे कि अभिजीत जो है ठीक नहीं हो पा रहा। उस दिन वो काफ़ी खुश थे, लेकिन सिर्फ उसी दिन वो खुश थे, क्योंकि अगले दिन जब अभिजीत उठता है तो ठीक वैसे का वैसा निशान ही उस पर पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही हरा बड़ा सा घाव। अब जब सुबह सारे देखते हैं तो अभिजीत कहता है कि रात को वो आई थी और वो निशान दोबारा दे के चली गई। जब उनके माता पिता पूछते हैं कि कौन आई थी, वो कहता है कि वही चुड़ैल जिसने मुझे थप्पड़ मारा। वो कह रही थी कि मेरा मजाक उड़ाएगा तुम, लेकिन अब जो घाव था वो किसी न किसी अनहोनी की निशानी तो दे रहा था कि बच्चा को हो सकता है बच्चे को सपना आया हो, लेकिन ये जो घाव है ये खुद ब खुद तो किया नहीं जा सकता, ये किसी बड़े से नाखून से किया गया है, और बच्चों के इतने बड़े नाखून होते ही नहीं, और ना ही किसी इंसानी नाखून का ये काम है। अब पहले तो जो उनके घर वाले हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या होता है कि वो, जैसे मैंने कहा कि 20 दिन के आसपास लगे होंगे उस घाव को। अब वो अगली बार जब घाव बिल्कुल सही तरीके से भरता है तो एक आधा दिन पहले, यानी कि जैसे 20 दिन में भरा है तो 19 दिन बाद भर गया। अब घाव भरा है, अगले दिन फिर वही घाव, फिर वही स्टेटमेंट अभिजीत की कि एक चुड़ैल आई थी और वो घाव फिर से देके चली गई। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए, और हर बार जब वो घाव भरता तो एक दिन कम होके भरता। उसके बाद एक दो बार ज़्यादा ऐसा हुआ तो उन्होंने फिर सब पंडित जी को कोई जगह नहीं छोड़ी, और सबने यही कहा कि इस पर किसी भारी परछाई का साया है जो ये इसको घाव दे रही है। लेकिन किसी की समझ में ये आ नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है। सब ये कहते थे कि हमें ये इस चीज़ का पता नहीं है। हर कोई अलग अलग तरीके से टोना टोटका करता था, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता था। वो घाव तभी ठीक होता था जब उसे ठीक होना होता था, और हर बार जब नया घाव बनता और जब वो ठीक होता उस दौरान पिछले घाव से एक दिन कम होता। अब यह हैरानी वाली बात थी कि एक ही जगह पर घाव बन रहा है
और वो ठीक हो रहा है पिछली बार से जल्दी 1 दिन पहले। अब ऐसा करते 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 एक दिन अभिजीत को घाव हुआ और वो घाव अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गया। एक ही दिन में इतना हरा घाव, इतना ताजा घाव अगले दिन ठीक हो जाए। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? उस दिन इनके पेरेंट्स काफ़ी खुश थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि अब इसको घाव ना हो और जो इसको श्राप है, शायद उस चुड़ैल का श्राप है या उसकी छाया है, वो निकल जाए। लेकिन वो गलत थे। अभिजीत की बदनसीबी थी, क्योंकि अगले दिन घाव तो होता नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अभिजीत के शरीर से प्राण भी निकल चुके होते हैं। इन कुछ 100 दिनों में वो हर रोज तड़फा उस घाव की दर्द से। जब तक वो घाव उसके शरीर पर होता तब तक वो बीमार रहता, वो तड़फता रहता, उसको बुरे बुरे सपने आते। और इन सारे सर्कल में सिर्फ एक दिन ऐसा जाता जहां पर वो बिल्कुल ठीक होता, लेकिन अगले दिन से फिर वही सिलसिला चालू हो जाता। ऐसे सतीश का दोस्त तड़फ तड़फ कर मरा। जब ये सतीश अपने बच्चों को, बेटा बेटी को ये बात बता रहे थे, तो वो खौफ, वो झल्लाहट उनकी आवाज में साफ दिखाई दे रही थी। उनका चेहरा बिल्कुल डर से सफेद हुआ था, जैसे कि वो सीन उनके बिल्कुल सामने ही चल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल उन बच्चों का भी था, जो आंखें कुछ समय पहले एक्साइटेड थी कि क्या ऐसा है, ऐसी भी क्या दकियानूसी चीज़ मेरे पिताजी सुनाएंगे जिसको सुनकर हम हंस देंगे और हम कहेंगे कि आजकल ऐसा भी कुछ होता है क्या? अरे ये आपके ज़माने की बातें होंगी, आजकल कुछ नहीं होता। अब वो भी बिल्कुल सन के सन थे। उन आंखों में भी दहशत साफ तौर पर नजर आ रही थी। अब ये सुनने के बाद कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गाँव जाएंगे, क्योंकि सतीश वो ऐसा पर्सन था जिसने अभिजीत के अलावा उस शक्ति को देखा था। और उनके माँ बाप का शायद ये विश्वास था कि अगला नंबर कहीं हमारे बेटे का नहीं है, और उन्होंने जल्दी से जल्दी उस गांव को छोड़ने की और उसके बाद सतीश कम से कम उस गांव में कभी नहीं गया। और इसलिए वो चाहता था कि उसके परिवार वाले भी ना जाएं, हो ना हो कहीं उसके साथ साथ उसके परिवार वालों पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आ जाए। आई होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा, और अगर आया है तो जल्दी से जो ये लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, और साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। और ये हॉरर के लिए वन स्टॉप चैनल है। जो हॉरर के शौकीन हैं उनको यहाँ पर मिलेगी हर रोज एक नई कहानी, और इसके साथ साथ वीकली पॉडकास्ट भी। अब जल्दी से बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। कुणाल का संबंध राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से है। कुणाल ने पढ़ाई की, डिग्री ली अच्छे नंबरों से, लेकिन जैसा कि देश में काफ़ी युवाओं के साथ होता है वैसा भी कुणाल के साथ होता है, यानी कि उसे नौकरी नहीं मिलती। अब कुणाल एक पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी था। ना जाने कहाँ कहाँ उसने कोशिश की, लेकिन उसको नौकरी मिली नहीं। और अगर कहीं नौकरी उसको मिलती भी तो उसकी जो तनख्वाह इतनी कम होती थी कि उससे तो उसका खर्चा ही नहीं निकल पाता। तो फिर ऐसी नौकरी का फ़ायदा भी क्या होता जो बोझ ही बन जाए। अब कुणाल एक ऐसी अच्छी नौकरी की तलाश में था जो उसके परिवार का कम से कम गुजारा तो कर सके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी उसको नौकरी मिली नहीं। फिर अचानक से उसको याद आता है कि सूरत में उसका एक दोस्त है जो एक अच्छी नौकरी कर रहा है, और उसको वो फ़ोन करके बात करता है। अच्छा दोस्त था, कॉलेज में साथ में पढ़े थे, और उसकी नौकरी भी अच्छी जगह पे लगी थी। अब जब उससे बात होती है तो वो कहता है, भाई देख, जहाँ पे मैं लगाऊं वहाँ पे तो नौकरी की अभी वैकेंसी है नहीं, लेकिन तो ऐसा कर, तो सूरत आ जा, कुछ दिन का प्रोग्राम बना के वहाँ पे आ जा, तो हम जो है वो नौकरी को देखेंगे, जो तेरा रिज्यूमे वगैरह वो सेंड करेंगे, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। अब कुणाल काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों से ट्रेन पकड़ता है और सूरत की तरफ जाता है। आमतौर पे जो इनका वो रास्ता था वो 10 घंटे के आसपास का रास्ता था, ट्रेन पे काफ़ी दूरी थी। तो इसलिए कुणाल ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे तो सूरत में ही रहना पड़ेगा, और इसके लिए फिर जो ये सैलरी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर मेरा रहने सहने का भी जो है वो खर्चा हो जाए, जो रहने सहने का है वो भी सारा एडजस्ट हो जाए बीच में। क्योंकि बड़ा शहर होने की वजह से कुणाल एक्सपेक्ट कर रहा था कि नौकरी ठीक लग जाए। ये शायद उसका वहम था, क्योंकि काफ़ी दिन वहाँ पर
खाक छानने के बावजूद भी कुणाल को नौकरी मिलती नहीं। अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से हतोत्साहित हो चुका था। उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अब जाए तो जाए कहाँ। उसका दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो भी चाहता था कि भाई मेरा दोस्त आया, उसको नौकरी मिले, लेकिन वो कर भी कह सकता था, क्योंकि चाहने ना चाहने से कुछ होता थोड़ी है। खैर, अब वो वक्त आता है कि जहाँ पर कुणाल अब डिसाइड करता है कि वो वापस अपने कस्बे में जाएगा और कोशिश करेगा कुछ ढूंढने की, नहीं तो फिर कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने की ट्राई करेगा। जिन उम्मीदों के साथ कुणाल सूरत आया था, उससे ज़्यादा निराशा से वो वहाँ से जा रहा था। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो स्लीपर बुक कराता। अगर थे भी तो वो खर्चना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि नौकरी तो हाथ में है नहीं, तो जो खर्चा है वो कम से कम किया जाए। ये दिन है जब धीरे धीरे जो है वो सर्दी बढ़ रही थी, और कुणाल जब जाता है स्टेशन पे, टिकट लेता है, और जो ट्रेन थी वो अमूमन अभी 3-4 घंटे बाद आनी थी, लेकिन एक अनाउंसमेंट जो होती है उससे कुणाल ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जो ट्रेन उस कस्बे की तरफ जानी थी, उसके स्टेशन की तरफ जानी थी, वो ट्रेन किसी कारण से कैंसिल हो जाती है। अब कुणाल जो पहले से भी परेशान, एक तो उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, अब वो वापस जाना चाह रहा है, और किस्मत ऐसी कि वो अब उसकी ट्रेन भी जो है वो कैंसिल हो चुकी है और रात का समय है। अब वो किसी होटल में रुकेगा तो खर्चा होगा, स्टेशन में जैसे मैंने कहा कि ठंड पड़ रही थी तो फिर दिक्कत वाली बात। अब वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अपने मन में गिला कर रहा था कि यार किस्मत कैसी है, क्या करूं क्या ना करूं। अचानक से उसका ध्यान बेंच पर बैठे एक लड़के की तरफ जाता है। जब वो उसको गौर से देखना शुरू करता है, ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि यार ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो उनका मित्र था, वो भी कभी इनके साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसका कोई और शहर था, लेकिन वो सोचता है कि यार ये इतनी दूर कहाँ से आया होगा। फिर भी दिमाग में एक बात आती है कि भाई मैं भी तो आया हूँ। अब वो धीरे धीरे जाता है, उसके चेहरे को रिसेंबल करना शुरू करता है, और फिर वो 100% श्योर होता है कि ये प्रेम ही है। और वो प्रेम की आगे जाके बोलता है, भाई क्या हाल है। जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं कि भाई इतने सालों बाद एक दूसरे को मिल रहे हैं। और फिर प्रेम के साथ बात होनी शुरू होती है कुणाल की कि भाई ऐसा ऐसा नौकरी की तलाश में हूँ। अब प्रेम का मिलना जो है वो कुणाल के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो गया, क्योंकि प्रेम अभी ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पर वैकेंसी खाली थी, लेकिन उसने कह दिया कि भाई ट्रैवल बहुत ज़्यादा है और मैं भी यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो कुणाल कहता है कि भाई ट्रैवल की बात ही नहीं कोई, बस मुझे नौकरी दिला दे। वो कहता है भाई बॉस से अच्छी बनती है, और बॉस ने कहा था कोई बंदा अच्छा सा लेकर देना, तेरी किस्मत जो है चमक गई, बातों बातों में देख ले भाई काम हो गया। अब जो कुणाल काफ़ी ज़्यादा निराशा लेकर जा रहा था सूरत में, एकदम से उसका जो उसकी निराशा थी वो खुशी में बदल गई कि भाई अब नौकरी मिलेगी। लेकिन इस खुशी से पहले एक छोटा सा पड़ाव था जो कुणाल और प्रेम को पार करना था। ऐसा पड़ाव जो उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था, या हो भी चुका था। ये तो किस्से के आगे जाके पता लगेगा, लेकिन वो पड़ाव इतना खौफनाक था कि जिसको ताउम्र प्रेम और कुणाल भूल नहीं सकेंगे। अब कुणाल उसको कहता है कि भाई मेरी ट्रेन तो हो गई है मिस। तो प्रेम कहता है भाई मिस हो गई है तो क्या हुआ, तो जो मैं जिस ट्रेन में जाऊंगा वहाँ पे हम साथ में चलते हैं। अब उस जगह से जहाँ पर इसने जाना था, वो कह रहा था कि एक स्टेशन आगे तू उतर जाना, और उस स्टेशन से 50-60 किलोमीटर दूर तेरा गाँव है, तो बाद में तू बस पकड़ लेना। अगर नहीं तो ऐसा कर, तू मेरे साथ रुक जाना, क्योंकि अभी जो टाइम है वो 10 बजे के आसपास का हुआ है, और हम जो पहुंचेंगे सुबह, अमूमन अगर ट्रेन बिल्कुल टाइम पर पहुंचती है तो हम सुबह 7 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो अगर तूने घर पे रेस्ट करनी है घर पे रेस्ट करना, नहीं तो उससे अगले स्टेशन में उतर जाना और उसके बाद तू अपने घर पे चले जा। अब बंदा क्या चाहे दो आंखें, क्योंकि कुणाल भाई यहाँ पर रुक नहीं सकता था, दिक्कत परेशानी होनी थी। तो सोचा भाई अब सफ़र भी अच्छा कटेगा दोस्त साथ में। अब ऐसा हुआ कि इतनी देर बाद दोस्त मिले थे, और जो प्रेम था वो सच में ही एक बड़ा अच्छा दोस्त था, क्योंकि उसका स्लीपर बुक था वहाँ पे। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ कुणाल के लिए वो जर्नल में बैठ गया कि भाई इसकी जर्नल टिकट है, बुकिंग तो होगी नहीं, तो भाई मैं तेरे साथ बैठता हूँ। हालांकि कुणाल इसके लिए मना करता है, लेकिन भाई अब दोस्ती है, यारी दोस्ती में फिर कंफर्ट थोड़ा देखी जाती है। लेकिन
यही कंफर्ट इतनी डिस्कम्फर्ट में बदलेगी दोनों के लिए, ये इन्होंने सोचा नहीं था। क्योंकि अब जब ट्रेन आती है तो ट्रेन में ये देखना शुरू करते हैं कि किस डिब्बे में बहुत कम भीड़ है, किस डिब्बे में बहुत कम भीड़ है। एक ऐसा डब्बा मिलता है जो हैरानीजनक तौर पर बिल्कुल खाली था। पहले तो ये वहाँ पर उस पर चढ़ने से पहले थोड़ा सा सकुचाते हैं कि भाई कोई प्रोहिबिटेड ना हो, लेकिन वो देखते हैं कि ना ही कोई ऐसा बोर्ड लगा है, ना ही कोई दरवाज़ा बंद है। अगर होता तो दरवाज़ा बंद होना था। जब वो वहाँ पर चढ़ते हैं डब्बे में, बिल्कुल खाली डब्बा, और उसके बाद वो देखते हैं कि जो डब्बे के बिल्कुल एनक्लोजर्स होते हैं, जो दूसरी जगह पे डब्बे के खुलते हैं ना, वो भी बिल्कुल बंद थे। तो ये सोचते हैं कि यार कोई स्पेशल किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन प्रेम कहता है कि भाई हमें क्या लेना देना यार, हमें अच्छी बात है ना, बिल्कुल खाली डब्बा मिल गया। आगे जाके जो सवारियां हैं वो चढ़ती होंगी, अभी बाकी जो जगह पे चढ़ रही हैं सवारियां यहाँ पर भी चढ़ जाएंगी। तो ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो ये उस डब्बे में आराम से बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद ट्रेन चल पड़ती है। एक स्टेशन निकलता है, 2 स्टेशन निकलते हैं, 3 स्टेशन निकलते हैं, कुछ घंटे बीतते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होता है। एक स्टेशन पर आकर जब वहाँ से ट्रेन चलने लग पड़ती है, तो जो प्रेम और कुणाल है उनकी आंख लग रही होती है। बातें कर करके थक चुके थे, और सुबह से वैसे भी प्रेम ने अपनी जॉब की थी और कुणाल जो है वो भी परेशान था। अब दोनों की आंख लग जाती है। कुछ ही समय बाद अचानक से जब कुणाल की जाग खुलती है तो वो अपने कुछ ही दूरी पर आगे एक सर देखता है, यानी कि कोई सीट पर बैठा हुआ था जो इनके ऑपोजिट था, और उनको ये हिस्सा नजर आ रहा था सर का। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हिस्सा जो है, किसी जो सर है वो किसी लड़की या किसी औरत का सर है। लेकिन देखने के बाद कुणाल तो डर के मारे कांपने लग पड़ता है। भैया अब ऐसा भी क्या, देखा तो सिर्फ सर ही था, अब ट्रेन सारी खाली थी तो कोई ना कोई तो बैठ ही जाएगा। लेकिन इतनी तेज चलती ट्रेन में कौन बैठता, क्योंकि जब वो सोए थे और उससे अगले स्टेशन में अभी ट्रेन ने जाना था, उसके बीच में ट्रेन रुकी नहीं थी। और साथ के साथ ही जैसा मैंने कहा कि वो जो पैसेज थे बीच में वो भी बंद थे। अब चलती ट्रेन में उस डब्बे पे कौन आएगा। अब कुणाल जल्दी से प्रेम को हिलाता है और वो बताता है धीरे से आवाज करके, वो देख तुझे नजर आ रही है लड़की या औरत जो भी। तो प्रेम कहता हाँ यार मुझे भी नजर आ रही है। तो कुणाल कहता है वो बैठी कैसे। तो प्रेम कहता है कि भाई पैरों से चल के। वो कहता है मतलब मेरा भाई चलती ट्रेन में कोई कैसे बैठेगा। तो प्रेम कहता है कि तुझे कैसे पता कि वो चलती ट्रेन में बैठी, तूने देखा है। तो प्रेम कहता है कि, तो कुणाल कहता है कि भाई ट्रेन तो रुकी नहीं जगह पे। तो फिर प्रेम कहता है कि भाई हम सो गए थे, पता नहीं शायद जो है वो ट्रेन रुक गई हो, हमें क्या पता, स्टेशन पे कोई स्टेशन आया होगा। लेकिन जब कुणाल मोबाइल ओपन करके उसकी ट्रेन की लोकेशन बताता है तो जो भी अगला स्टेशन था वो अभी आना था। अब ये देखने के बाद प्रेम के पास कुछ ऐसा जवाब था नहीं कि जो उसको जस्टिफाई कर पाता। अब प्रेम इस चीज़ को रफा दफा करना चाहता है और कहता है कि छोड़ पड़ा यार, हमें क्या, हम अपना काम करते हैं, बातें करते हैं। अब वो फिर से बातें करने लग पड़े, मोबाइल में कुछ देखने लग पड़े। लेकिन कुछ 5-7 मिनट हुए होंगे कि कुणाल फिर एक बार देखना चाहता है कि वो लड़की वहाँ पे बैठी है। अब वो देखता है लड़की बैठी तो थी लेकिन वहाँ पर नहीं। जो प्रेम और कुणाल था वो एक तरफ बैठे थे और लड़की बिल्कुल ऑपोजिट आगे लास्ट में बैठी थी, वो कुछ सीट थोड़ी सी आगे आगे थी। अब ये चीज़ कुणाल नोटिस कर रहा था और वो प्रेम को फिर से कहता है भाई वो यहाँ पर कैसे बैठ गई। प्रेम फिर मजाक में कहता है भाई अपनी टांगों से चल के बैठी होगी। कहता है नहीं यार, मेरे मतलब है कि वो यहाँ पर बैठ गई, पहले वहाँ पर बैठी थी। तो प्रेम कहता है कि भाई पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है, हम अपने काम में लगे हैं, मोबाइल में लगे हैं, वो उठकर बैठ गई होगी, तुझे क्या। खैर कुणाल सोचता है कि भाई शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। अब थोड़ी देर फिर से वो अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं और दोबारा से जब देखते हैं तो वो फिर कुछ करीब आकर बैठी थी। अब ऐसा 2-3 बार होता है। कुणाल प्रेम से ज़्यादा बात इस वगैरह करता नहीं है कि भाई काफ़ी सालों बाद मिले हैं, कहीं मुझे सैको ना समझ लिया, मेरी नौकरी पर आ जाए। लेकिन अब दोनों जब बात कर रहे थे तो उनको अचानक से मिमी आने की आवाज़ आने लग पड़ी, जैसे कोई अजीब से तरीके से गुनगुना रहा है और हंस रहा है। ये जो आवाज़ थी वो इनके मोबाइल से नहीं आ रही थी, ये आवाज़ वहाँ से आ रही थी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते थे। अब दोनों अचानक से सिर उठाते हैं तो वो जो लड़की या औरत थी वो उनसे 2-3 दूर सीट पर बैठी थी और अब इनकी तरफ देख रही थी।
बाकी तो सारा चेहरा ठीक था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। अब वो उनकी तरफ मुंह किए है और इनकी तरफ देख के अजीब से तरीके से मिमी आ रही है और अजीब से तरीके से हंस रही है। बस अब कन्फर्म तो हो चुका था कि जो भी ये है इंसान तो है नहीं, लेकिन अब चलती ट्रेन और ऊपर से वो किसी दूसरे डब्बे में जा भी नहीं सकते, तो क्या करें, चेन खींच दें। इन्होंने वही किया। सबसे पहले कुणाल ने जो समझदारी दिखाई वो यही दिखाई कि बस जैसे ही उसने देखा उठा और उसने चेन खींच दी। अब जैसे चेन खींचते हैं तो वो लड़की अजीब से तरीके का बिहेव करना शुरू कर देती है, जैसे कोई उसको ये बात पसंद नहीं आई। प्रेम तो बस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है और शायद इसी वजह से वो लड़की इनके पास आ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे ट्रेन अभी स्लो हो रही है, लेकिन इतनी भी स्लो नहीं हुई कि रुक जाए और ये उतर सके। बस ये आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, जितनी स्लो इनको लगता है कि बस मरेंगे तो नहीं, कम से कम ये ट्रेन से जंप कर देते हैं। और कुछ ही दूर आगे जाके ट्रेन जो है रुक जाती है, लेकिन इनको चोटें काफ़ी आती हैं। टांग भी शायद टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, पाँव मुड़ जाता है, उसकी वजह से टांगों को काफ़ी नुकसान होता है। अब जब देखते हैं जिस डब्बे में रुके हुए हैं, जब देखते हैं जो टीटी वगैरह आते हैं कि भाई इस डब्बे से ट्रेन रुकी है, वो डब्बा बिल्कुल खाली होता है। और जब ये कुछ लोगों को देखते हैं तो ये ऊँची ऊँची आवाज़ें लगाते हैं, और जहाँ पर जब आते हैं तो इनके हाल जो है काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं और आनंद फानंद में इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और उसके बाद ये जो अपनी स्टेटमेंट देते हैं उसके हिसाब से कोई मानता तो है नहीं, कोई मानने का कारण होता नहीं। लेकिन फाइन वगैरह शायद इन पर लगता नहीं, क्योंकि भाई अब कोई ट्रेन का डब्बा खींच के, कोई ट्रेन की जो चेन खींच के अपने आप को चोट क्यों लगवाएगा। जब इंक्वायरी वगैरह की गई कि सारे भाई सही फैमिली से, कोई चोर चक्के है नहीं है, लेकिन जो ये खौफनाक वाक़या था इनको अथॉरिटीज़ तो मानेंगे नहीं, लेकिन इनके घर वाले ज़रूर मानते हैं। हालांकि उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा वाक़या देखा नहीं, लेकिन आज भी वो हंसती हुई मिमियाती हुई लड़की जिसकी आंखें है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल काला, वो जब भी इनके जहन में आती हैं तो इनकी रूह तक काम जाती है। आई होप आपको ये किस्सा भी पसंद आया होगा, और जल्दी से आप कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा किस्सा पसंद आया, और साथ के साथ ही और जाते जाते अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस चैनल पर कहानियाँ जो है आपकी किस्से मैं बताऊं, तो आप जो स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी और साथ के साथ ही इंस्टा नज़र आ रही होगी, इस पर आप मुझे कर सकते हैं मैसेज, या फिर रिकॉर्डेड ऑडियो भी भेज सकते हैं, या कनेक्ट भी कर सकते हैं। और जो ये डिटेल्स है आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। आई होप आज का सेशन, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा, और इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।